इंडिया टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 7 years, ये कहना है एमडी जेपी मॉर्गन का। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया शो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सबको वेलकम करती हूं। खबर मेरे सामने यही आई कि जेपी मॉर्गन की तरफ से प्रिडिक्ट किया गया है और ये रेटिंग आई है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में अब इंडिया के चंद ही साल बाकी हैं और 7 years में वो ये फासला तय कर लेंगे। लेकिन एक इतनी बड़ी खबर के साथ दो और खबरें भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी पहले आपके सामने रखते हैं कि उसकी हेडिंग्स क्या हैं और फिर इसको जरा एनालाइज करते हैं कि क्या ये एक आम सी खबर है या एक बहुत बड़ी खबर है, और क्या इस खबर के जियो पॉलिटिक्स पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है या जियो पॉलिटिक्स का असर इन खबरों पर या इकोनॉमी पर पड़ता है। इस पर बात किए लेते हैं। लेकिन जो दूसरी खबर मुझे इसके साथ मिली, जो कि रॉयटर्स पब्लिश कर रहा है, इंडिया रूपी अनमूव्ड बाय एशिया वीकनेस। और तीसरी खबर जो है वो है कि इंडिया एंड जापान विल बी एशियाज नेक्स्ट पावर कपल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जेपी मॉर्गन की तरफ से ये प्रिडिक्ट किया गया है कि इंडिया टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 7 years। अब देखिए, जेपी मॉर्गन के एमडी ने ये कहा है, इसलिए ये कोई छोटी बात इसलिए नहीं है कि जेपी मॉर्गन कंपनी जो है वो अमेरिकन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और इट इज द लार्जेस्ट बैंक इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बैंक बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। बहुत सारी इसकी जो है डिटेल्स हैं कि ये कंपनी किस तरीके से कंट्रीज के बारे में बताती है। इससे पहले भी कई और ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं कि जो रेटिंग देते हैं, जो प्रिडिक्ट करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान के बारे में जब भी फिच की रेटिंग आई या किसी भी ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की रेटिंग आई तो हमने आपके सामने रखी। अब ये बात तो काफी अरसे से हम इसको डिस्कस करें कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ रवां दवा है बहुत तेजी के साथ। और इसकी एक और बड़ी वजह ये नजर आती है कि वहां की हुकूमत, वहां की गवर्नमेंट और वहां के प्राइम मिनिस्टर बार बार ये कहते हैं और डंके की चोट पर ये कहते हुए नजर आते हैं। अगर आपको याद हो तो अभी कुछ दिन पहले की बात है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि मैं बनाकर दिखाऊंगा फर्स्ट थ्री लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से एक इंडिया को अपने ही दौर में मैं बनाकर दिखाऊंगा, जो उनका कहना है कि अगला दौर उनका है। तो एक तो वो डंके की चोट पर ये कहते हैं कि हम करेंगे, और फिर हमें ऐसी डेवलपमेंट्स होती हुई नजर आती हैं कि जिससे पता ही चलता है कि जैसा बताया गया है कि एशिया में अगर इकोनॉमीज जो है वो उनका बहुत यानी दरहम बरहम हुई है, तो इंडिया की इकोनॉमी वो है कि जो अपनी जगह पर कायम रही और नीचे नहीं आई। क्योंकि दुनिया में कहा जाने लगा कि जिस वक्त दुनिया पर सबसे बड़ा क्राइसिस रहा उस वक्त अगर एक कोई कंट्री फलता फूलता हुआ नजर आया और उसकी इकोनॉमी बढ़ती हुई नजर आई तो वो इंडिया है। अच्छा, अब ये जो बात की गई है कि एमडी जेपी मॉर्गन ने कहा है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, इसके ऊपर उन्होंने कुछ फैक्टर्स भी बताए हैं जिसमें उनका ये कहना है कि इंडियाज इकोनॉमी इज पावर्ड बाय ग्रोथ इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल ग्रो फ्रॉम 17% टू 25%। और फिर उनका ये कहना है कि देयर विल बी ए बिग चेंज इन द इंडियन इकोनॉमी इन द लॉन्ग रन एज एक्सपोर्ट्स हिट $1 ट्रिलियन। ये कहा है जनाब एमडी साहब जेपी मॉर्गन के। तो ये तो अभी सिर्फ दो फैक्टर्स हमने आपके सामने रखे हैं। जो ट्रेड का फैक्टर है वो तो हम अक्सर ही आपको बताते रहते हैं। हम तो देख रहे हैं कि ट्रेड तो दिन ब दिन उनकी आगे से आगे बढ़ती चली जा रही है। पूरी दुनिया में इस वक्त जहां से ट्रेड सबसे ज्यादा करने की कोशिश की जा रही है, कंट्रीज कोशिश कर रहे हैं कि वो भी उस मार्केट में दाखिल हों, तो वो इंडिया है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि चाइना को बीट करना मोस्ट पॉपुलस कंट्री होने पर ये एक बड़ी बात होगी, क्योंकि फिर जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री होता है उसकी कोशिश ये होती है कि वो हर चीज में फिर सबसे बड़ा बन के दिखाए। और इस वक्त ये इंडिया जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम एक नजर डाल लें कि इस वक्त टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमीज जो हैं वर्ल्ड की वो कौन कौन सी हैं, तो उसमें पहले नंबर पर आप जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे नंबर पर जापान है, चौथे नंबर पर जर्मनी है और पांचवें नंबर पर कहा जाता है इंडिया को। कि इंडिया की तरफ से कहा जाता है कि पिछले दिनों हमने देखा कि कुछ अर्सा जो जर्मनी की इकोनॉमी है वो काफी उसका डाउनफॉल रहा, तो इंडिया ने कहा कि वो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑलरेडी बन चुके हैं। लेकिन इसमें थर्ड लार्जेस्ट अगर वो बनते हैं जब, तो वो रिप्लेस करेंगे जापान को। तो जिस जापान को वो रिप्लेस करेंगे थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी में, उसकी खबर जो इंडिया के साथ है वो ये है कि इंडिया एंड जापान विल बी एशियाज नेक्स्ट पावर कपल।
अब हमने देखा कि जब G20 की हुआ, उसमें भी जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, उसमें हमें इंडिया और जापान के बहुत बड़े-बड़े एग्रीमेंट्स होते हुए नजर आए। बल्कि इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा की जो गवर्नमेंट्स हैं, हमने देखा कि उन्होंने एक दूसरे के साथ जो है काफी जुड़ी हुई नजर आई, बहुत से एग्रीमेंट्स किए, उनकी काफी खबरें चलती रहीं। और अब ये कहा जा रहा है, नाउ दी टू कंट्रीज आर सेटिंग अप एन इन्वेस्टमेंट फंड टुगेदर, कि दोनों मुल्क मिलकर एक इन्वेस्टमेंट फंड कायम कर रहे हैं, स्ट्रेंथन टू मैच द जियोपॉलिटिकल बॉन्ड बिटवीन द वर्ल्ड्स थर्ड एंड फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये रॉयटर्स की खबर है जो मैं आपको बता रही हूँ, सेम टू सेम उन्होंने यही लिखा है। इसको एनालाइज किए लेते हैं। लेकिन ये जो फंड सेट करने की बात की जा रही है, उसमें ये है कि इंडिया नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो कि नियरली $5 बिलियन जो है बूस्ट करने की बात हो रही है, कहा गया। और उसमें यह है कि इट वाज सेटिंग अप ए $600 million फंड विद दी इन एनर्जी एंड अदर प्रोजेक्ट्स। तो आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल एनर्जी, इस तरह के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो तो हमें काफी इंडिया में नजर आते हैं। तो उसमें कहा गया है कि दैट्स डिलीवरिंग ऑन ए प्लेज बाय कशीदा टू इन्वेस्ट 5 ट्रिलियन येन और सम $42 बिलियन इनटू इंडिया ओवर द नेक्स्ट 5 years। अब आप ये देखिए कि वो मैंने आपको बताया कि कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया में नेक्स्ट 5 years में कर रहे हैं। ये जो फंड कायम हुआ है, कितने बिलियन डॉलर्स में इन्वेस्ट करेंगे। हालांकि जापान ये जानता है कि इंडिया जो आगे बढ़ रहा है और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा, तो जापान की जगह ही लेगा। जापान है इस वक्त थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। आपसे ये कहा था कि ये खबरें कोई सादा सी खबरें नहीं है कि इकोनॉमी पर कोई प्रिडिक्शन आ गई, कोई रेटिंग आ गई, नहीं, ऐसा नहीं। इसकी वजह यह है कि इनका इम्पैक्ट होता है जियोपॉलिटिक्स पर, और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का इम्पैक्ट पड़ता है आपकी इकोनॉमी पर और किसी कंट्री के हालात पर। जैसे कि इस वक्त एक रेस है, एक रेस लगी हुई है, एक दौड़ लगी हुई है पहले 3 से 4 जो इकोनॉमीज है उनके बीच, कि वर्ल्ड ऑर्डर कौन डिक्टेट करेगा। हमने आपको इससे पहले बताया, खास तौर पर इस वक्त जब हमास और इसराइल के बीच एक वॉर स्टार्ट हो चुकी है और उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर आ रहा है, तो ऐसे वक्त में कि जब एक तरफ हमें अमेरिका और इसराइल खड़े हुए नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ हमें पता ये चलता है कि उसी वक्त में चाइना और रशिया भी एक दूसरे के साथ खड़े हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये भी कहा जाता है कि जो चाइना है वो डिक्टेट करना चाहता है, या वो उसकी ख्वाहिश है कि वो दुनिया को चलाए, उसका वर्ल्ड ऑर्डर चले और वो पहली इकोनॉमी बने। तो इस पर साउथ एशिया का कंट्री जो कि उसको टफ टाइम दे रहा है, और वैसे तो एक दूसरे के राइवल्स हैं दोनों, लेकिन इंडिया इकोनॉमी में वहां पर है कि अगर चाइना को कोई टफ टाइम दे सकता है तो वो इंडिया है। और इंडिया की ख्वाहिश ये है कि नहीं, कोई और क्यों, इंडिया क्यों नहीं वर्ल्ड पावर बन सकता, इंडिया क्यों नहीं दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन सकता। और इंडिया तो चाइना को भी बीट करना चाहता है। वो कहता है कि मैं बनूंगा दूसरी या पहली इकोनॉमी दुनिया की, द लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो ये इसीलिए मैंने कहा कि इतनी सादा सी बात नहीं है। अगर कोई इकोनॉमी की रेटिंग्स आती हैं तो वो हमें ये बताती हैं कि इस वक्त अगर आप देखें तो जहां कंट्रीज जो है वो जंग में फंस चुके हैं, तो हमें इंडिया एक ऐसी जगह पर नजर आ रहा है कि उसकी अभी भी अपनी तमाम तर तवज्जो इकोनॉमी पर है। अगर आप इस पे जरा गौर करें तो बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है उनकी, इंडियन गवर्नमेंट की। वो जंग में ये तो बता रहे हैं कि वो किसके साथ हैं और उसके ऊपर उनकी खबरें भी आती हैं, उनका जो स्टैंड है वो भी आ जाता है, लेकिन वो उसमें प्रैक्टिकली दाखिल होने के लिए तैयार नहीं है किसी जंग में दुनिया की। और इस सिलसिले में उनकी अभी भी खबरें जो आ रही होती हैं इंडिया की तरफ से वो यही है कि जी इकोनॉमी इस नंबर पर पहुंच के ये होने जा रहा है, ये वाले एग्रीमेंट्स हो गए आगे, या फिर ये कि जाहिर है कि इलेक्शंस का आगे आने वाले हैं, तो उसका दौर दौरा है, उसकी खबरें आती है। और उनकी वो जंग से अभी भी बहुत दूर खड़े हैं और वो इसमें पढ़ना भी नहीं चाहते अभी भी। चाइना को आप देख लीजिए, चाइना जो है वो उसका एक टिल्ट भी है और वो इसमें प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ करता हुआ भी नजर आता है। उसके जो स्टेटमेंट्स आती हैं, जैसे कि हमने देखा कि अभी जो चाइना और रशिया साथ खड़े थे और वहां पर जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वहां पर इसराइल के हवाले से बाकायदा स्टेटमेंट्स जारी की गई हैं, बात की गई। तो चाइना की तो गहरी नजर है उसके ऊपर, और वो क्योंकि ताइवान का मसले मसाइल भी है और चाइना की क्योंकि डायरेक्ट राइवलरी है अमेरिका के साथ, तो वो उस तरीके से अलग थलग खड़ा नहीं रह सकता इस जंग में। जबकि इंडिया के पास ये एडवांटेज है कि वो अलग थलग रहकर अपनी इकोनॉमी पर ही तवज्जो दे। और ये भी बात याद रखिएगा कि जो अपनी इकोनॉमी पर तवज्जो देगा और बाकी कामों से
हटकर वो सिर्फ कहेगा कि मैंने वहां पहुंचना है, उसका टारगेट वही रहेगा, तो वही पहुंच भी पाएगा। तो बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है। ये तो एक दौड़ है, जैसा मैंने कहा, इसमें कौन आगे निकलता है, कौन कितनी आगे निकलता है, इस पर बात करते हैं। इजाजत दें, आपसे दोबारा मुलाकात होती है।